जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का और मिडिवल हिस्ट्री का ट्रांजिशनल चैप्टर है। साथ ही साथ इस चैप्टर के साथ ही हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है साउथ इंडियन किंगडम्स। हमने लास्ट लेक्चर में संगम एज के बारे में पढ़ा था, वो भी साउथ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा पार्ट है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। और आज हम जानेंगे कि जब संगम एज एक तरफ जहाँ पे लिटरेचर और आर्ट का इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा था, तो उसी दौरान पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था सदर्न इंडिया में। साउथ इंडियन किंगडम्स में हम 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे मेजरली, चोल किंगडम, चेर किंगडम एंड पांड्य किंगडम के बारे में। सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। रिव्यू देख लेते हैं हम। Introduction, Kingdoms of South India, चोल डायनेस्टी, चोल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ चोल डायनेस्टी का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी शासन व्यवस्था। हम उसको एक डिटेल तरह से पढ़ेंगे इसमें। चेर डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या थे सदर्न इंडियन डायनेस्टीज में, रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हुए हैं, क्या आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए थे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि डिक्लाइन का फेज कैसा था। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। ये पढ़ने से पहले या ये मैं आपको समझाऊं इससे पहले आप जरा ये मैप देखें। यहाँ पे उन 3 किंगडम्स को अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि कौन से रीजन में कौन सा किंगडम था उस वक्त प्रिवेल कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं तमिल वाले रीजन में, आंध्रा वाले रीजन में चोल डायनेस्टी का प्रिवेलेंस था। और उसका जो एम्बलम था, जो हर डायनेस्टी का एक एम्बलम होता है, जैसा हमारा अपना स्टेट का एम्बलम था वैसे ही हर किंगडम का, हर डायनेस्टी का अपना एक चिन्ह होता है, उनकी एक पहचान होती है, एक प्रतीक होता है। चोल डायनेस्टी में जो पहचान थी उनकी, वो जो प्रतीक था वो टाइगर था। वेयरएज जब हम थोड़ा और सदर्न में आते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में, तो वहां पे पांड्य डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका एम्बलम था फिश। ओके, एंड व्हेन वी मूव टू केरला, यहाँ पे चेर डायनेस्टी का रूल था और उनका जो एम्बलम था वो था बो एंड एरो, धनुष और तीर। नाउ साउथ इंडियन किंगडम्स दे प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। सदर्न इंडिया में इन 3 किंगडम्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। हम जिस सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि मेजरली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे इन डायनेस्टीज ने पॉलिटिकली नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में भी, लिटरेचर एजुकेशन के एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और उनके स्टेबल और मजबूत फाउंडेशन की वजह से ही आगे उनकी लेगेसी भी कंटिन्यू हुई है। हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड लीगेसी। अब इस प्रेजेंटेशन में हम देखने क्या वाले हैं इस लेक्चर में कि उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था और जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी लेगेसी कैसे कंटिन्यू हुई है। Now please have a look, pay attention to this map। यहाँ पे और क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे आंध्रा के रीजन में चोल डायनेस्टी का जो था प्रेवलेंस था। उसके बाद पांड्य रीजन को हम देख पाते हैं तमिलनाडु के एरिया में, एंड चेर डायनेस्टी को हम देख पाते हैं केरला के रीजन में। द 3 किंगडम्स ऑफ संगम एज। जब हम संगम एज के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जब ये संगम एज चल रही थी, जब ये संगम एरा चल रहा था, उस समय काल में इन 3 डायनेस्टीज का रूल था, बेसिकली चोल, चेर एंड पांड्य का। पल्लव डायनेस्टी भी रही है बट वो आपको संगम एज के इनिशियल एज में मिल जाएगी, जबकि जो हम लेटर फेज या मैच्योर फेज देखते हैं वहां पे इन 3 डायनेस्टीज का रूल था मेजरली। तो हम एक बार ही देख लेते हैं उनको एक शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में। पहला किंगडम जो हम चेर की बात कर रहे हैं, जो कि केरला के रीजन में था, उसकी कैपिटल वंजी या करूर थी। वंजी या करूर, एक ही प्लेस के 2 नाम है, वंजी और करूर। बो एंड एरो उनका एम्बलम था, हमने देखा है कई बार क्वेश्चन आपको इससे आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का एम्बलम क्या था, और ये स्पेसिफिकली इन तीनों डायनेस्टी से रिलेटेड ही आता है, और किसी डायनेस्टी से रिलेटेड आपको एम्बलम से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो ये 3 के बारे में आप पढ़ लें और इसको याद कर लें, ताकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो मिस तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट उसमें फिर भी आपको सोचने में समय लगता है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। बट अगर कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है ना, तब तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे फैक्ट्स को मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दूं या पॉइंट्स फॉर्म में दूं नोट्स में, ताकि वो याद करने में और रिटेन करने में आसानी हो।
सो कमिंग बैक टू दिस, चेर डायनेस्टी का जो एम्बलम था वो बो एंड एरो था और इनके फेमस स्पोर्ट्स है। नाउ यहाँ फेमस स्पोर्ट्स ही क्यों लिखे हैं आप खुद सोचिए। सदर्न इंडियन किंगडम्स हैं, तो साउथ इंडिया जो है वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, हम देख सकते हैं इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे मेजरली इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट होगी? ट्रेड पे। एग्रीकल्चर भी एक पार्ट था वहाँ का, मेजर पार्ट था, बट ट्रेड भी एक मेजर पार्ट रहा होगा। और ट्रेड वहाँ से कंटिन्यू किया कैसे जाएगा? आपके ये जो वाटर रूट्स हैं उनके द्वारा, है ना, समुद्री रास्तों के द्वारा ही ट्रेड रूट्स जो है, ट्रेड जो है फ्लरिश करेगा उनका। इसीलिए पोर्ट्स जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके सदर्न इंडियन डायनेस्टीज में, सदर्न इंडियन इकोनॉमी में। ओके, इसीलिए हम हर डायनेस्टी का, हर किंगडम का चूंकि एरिया अलग है इसलिए उनके मेजर पोर्ट्स भी अलग अलग है, इसीलिए हम उनको एक बारी यहाँ पे देख लेते हैं। चेर डायनेस्टी के फेमस पोर्ट्स कौन से हैं? मुसीरी है एंड तोंडी है। कमिंग टू चोल डायनेस्टी, द कैपिटल इज ओरायूर, एम्बलम इज टाइगर एंड फेमस पोर्ट्स पुहार, कावेरीपोटनम एंड पुम्पुहार। नाउ पांड्य डायनेस्टी, इसका जो कैपिटल है वो मदुरई है, फिश एम्बलम है and Korkai and Saliyur is their famous ports. You have to go through this table again and again ताकि ये information आपकी हमेशा रिवाइज होती रहे। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम जिन 3 किंगडम्स की बात कर रहे हैं उनका एरिया क्या था, रीजन क्या था, रीजन ऑफ रूल क्या था, उनका कैपिटल क्या था, एम्बलम चूंकि इंपॉर्टेंट है इसमें तो उनका एम्बलम क्या था, और फेमस पोर्ट्स कौन से थे। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज चोल डायनेस्टी। अब इसको आप शुरू करें इससे पहले आपने नाम सुना होगा पोनी सेल्वन 1 एंड पोनी सेल्वन 2। इन दो नाम से मूवीज आई थी, 2 मूवीज रिलीज हुई थी, एक ही मूवी के 2 पार्ट थे बेसिकली ये। अभी आई थिंक वेरी रिसेंटली इट हैज बीन रिलीज्ड। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक बार ही देखिएगा। ऑल्दो वो मूवी है सिनेमैटिक, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फिक्शनल एलिमेंट्स हैं, उसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और लाइकेबल बनाने के लिए बहुत सारा फिक्शन का मटेरियल भी ऐड किया जाता है। जब भी कभी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई मूवी बनती है तो हमेशा ही आप कोई ना कोई फिक्शनल मटेरियल तो ऐड किया ही जाएगा, क्योंकि आप प्लेन सिंपल हिस्ट्री नहीं दिखा सकते कट टू कट। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं ऐसे हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए। वो जो पूरी मूवी है वो चोल डायनेस्टी पे बनी हुई है। बेसिकली चोल डायनेस्टी को दिखाया गया है उस मूवी में, वेरियस रूलर्स की भी बात की गई है उस मूवी में। आप उसको एक बार रिफर कर सकते हैं। इट्स नॉट योर नोट्स और सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक फन तरीका है हिस्ट्री को जानने का। सो चोल डायनेस्टी वाज रिनोन्ड फॉर इट्स नेवल पावर एंड एक्सटेंसिव ट्रेड। नाउ नेवल पावर अगर हम देखते हैं तो वैसे तो तीनों ही राज्यों में नेवल पावर का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस था, और क्यों ना हो, पूरी डायनेस्टी ही जब समुद्री रास्तों के किनारे पे बसी हुई है, तट पे बसी हुई है, आपके ऐसे रीजन में बसी हुई है जहाँ पे वाटर बॉडीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है, तो क्यों नहीं होगी नेवल पावर उनके पास। नेवल पावर ही तो होगी जो उन्हें के किंगडम को, उनकी डायनेस्टी को स्ट्रेंथन करेगी। बट तीनों डायनेस्टीज में भी अगर हम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नेवल पावर कहीं देख पा रहे हैं तो चोल डायनेस्टी में देख पा रहे हैं। एंड जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस मूवी में भी इस नेवल पावर को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स, नाउ चोल डायनेस्टी के एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स थे विद इन एंड ऑल्सो आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट, पर्टिकुलरली इन टेम्पल्स आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में चोल डायनेस्टी का बहुत योगदान रहा है, ये हम आगे देखेंगे। उन्होंने वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल्स बनवाए थे और बहुत ही मैसिव एंड एलिगेंट स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड ड्यूरिंग चोल डायनेस्टी। चोल एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ चोल डायनेस्टी का जो एक बड़ा ही प्रोमिनेंट फीचर है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी है। चोल एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम कहते हैं इट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे प्रथम एग्जाम्पल जो है वो हमें चोल डायनेस्टी में देखने को मिलता है। आज जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे इसके बाद, इस हिस्ट्री खत्म होने के बाद, तो आज के समय में हम देख पाते हैं कि हमारे भारत में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उसको आगे अच्छे से रन किया भी जा रहा है। तो उसकी जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, वो हम कहाँ देख पाते हैं? चोल डायनेस्टी में देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर हो जाता है चोल डायनेस्टी का। नाउ लेट अस सी चोला डायनेस्टी जो थी वो कैसे डिवाइडेड थी, उसके डिविजन्स थे मल्टीपल यूनिट्स में। ये हमने मौर्यन और गुप्तन एम्पायर में भी देखा है कि पूरे प्रोविंस को या पूरे राज्य को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाता है ताकि उनको एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए।
यही सेम चीज हम चोल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं। डिवीजन कैसे थे? मंडलम्स थे, प्रोविंस, प्रांत। जो प्रांत होते थे उन्हें मंडलम कहा जाता था। फिर डिवीजन आ जाते हैं, यानी कि ब्लॉक्स आप जिन्हें कह सकते हैं, वो वलनाडुस थे। देन कम्स डिस्ट्रिक्ट, जिले आते हैं जिन्हें नाडु कहा जाता है, आप तमिलनाडु से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। एंड फिर आता है विलेज, जिसे कुर्रम कहा जाता है। तो पूरा चोल एम्पायर, जो पूरा चोल एम्पायर था वो इस तरह से डिवाइडेड था। कुछ इस तरह का डिवीजन हम चोल एम्पायर में देख पाते हैं। की टर्म्स हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि चोल डायनेस्टी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जाना जाता है। सो चोल एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर योर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ उर क्या है हम ये देख लेते हैं। जर्नल असेंबली ऑफ विलेज, विलेज को भी एडमिनिस्टर करने के लिए जर्नल असेंबलीज का गठन किया जाता था, जिन्हें कहते थे उर। ठीक है, फिर आती है सभा, गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेन इन ब्राह्मण विलेजेस, अग्रहम्स जिन्हें कहते थे। बेसिकली जो विलेजेस ब्राह्मण्स को दे दिए जाते थे उन्हें अग्रहम्स कहा जाता था। जिन विलेजेस को डोनेट कर दिया जाता था या ग्रांट कर दिया जाता था ब्राह्मणों को, उन्हें अग्रहम कहा जाता था। और उनके रखरखाव के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उन विलेजेस की देख रेख के लिए सभा गठित की जाती थी। नाउ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वेल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स एंड टैक्सेस, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हर सदर्न इंडियन किंगडम में देखने को मिल जाएंगे। जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम था, साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था सारे सदर्न इंडियन सिस्टम्स में, सारे सदर्न इंडियन किंगडम्स में। ऐसा क्यों था? क्योंकि इतने अच्छे से, इतने सिस्टमेटाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया था, एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया था कि एकदम निचले स्तर पे भी, यानी कि विलेज को हम देख रहे हैं, विलेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो विलेज के लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रह सके, एफिशिएंट रह सके, इसीलिए अलग से रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज वेल एज लैंड टैक्सेस को कलेक्ट करने का जो सिस्टम था उसको बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था। द सेम वी कैन सी हियर इन चोल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। ओके, नाउ कमिंग टू चेर डायनेस्टी। हम चेर डायनेस्टी को देखते हैं। है यू कैन सी कि यहाँ पे इसका जो एरिया है चेर डायनेस्टी का, मैंने आपको बताया केरला में चेर डायनेस्टी का प्रेवलेंस था। केरला के रीजन को चेर डायनेस्टी ने रूल किया था। रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे केरला एंड तमिलनाडु। आज के टाइम पे हम जो इंडियन टेरिटरी देख रहे हैं ना, इंडिया का मैप देख रहे हैं, बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है हर स्टेट्स में, बहुत ही क्लियर कट बाउंड्रीज हैं। पर एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ऐसा नहीं था। जो भी हम एरियाज अभी देख रहे हैं कि तमिलनाडु का जो एरिया है, केरला का जो एरिया है, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु इन केरला वर मिक्स्ड। ऐसे ही नॉर्थ इंडियन रीजन में भी हम देख पाते हैं कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा का भी रीजन जो है वो कंबाइंड है, एक ही तरह से उसको लिया जाता है। कुछ इसी तरह से केरला और तमिलनाडु के रीजन को भी कंबाइन करके अगर हम देखें तो कुछ पार्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु में चेर डायनेस्टी का रूल था। अराउंड 4th सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी CE। ये टाइम पीरियड आप देखिए, 4th सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी CE तक। दिस इज अ ह्यूज लार्ज टाइम पीरियड, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये, जिसमें ये डायनेस्टीज रूल कर रही थी। और ये सिर्फ चेर डायनेस्टी पे अप्लाई नहीं होता है, इट अप्लाइज टू चोल, चेर एंड पांड्य, ऑल 3 डायनेस्टीज। इन्होंने बहुत लंबे समय काल के लिए रूल किया है सदर्न इंडिया में। चेरास वर नोन फॉर देयर मैरिटाइम ट्रेड, एज आई टोल्ड यू, चोला डायनेस्टी की तरह ही हम यहाँ पे भी एक्सटेंसिव मैरिटाइम ट्रेड देख पाते हैं विद रोमन एम्पायर। नाउ मैरीटाइम ट्रेड तो है यहाँ पे, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि रोमन एम्पायर के साथ इनका बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड था। मैंने चोल में भी बताया आपको कि जो ट्रेड था, बेसिकली जो इनका जो ट्रेड स्ट्रक्चर था ना, कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर था, ये सिर्फ विद इन द इंडियन टेरिटरी नहीं फैला हुआ था, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी भी एक्सपैंडेड था। तो वही चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चेर डायनेस्टी जो थी उनका रोमन एम्पायर के साथ काफी अच्छा खासा व्यापार था। Chair dynasty was one of the 3 major dynasties of ancient Tamilkam। यहाँ पे एक वर्ड आया है ancient Tamilkam। Tamilkam क्या है? The whole area of southern India, जिसमें ये तीनों डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तमिलकम को आप तमिलनाडु से कंफ्यूज नहीं करेंगे। The whole region of southern India where these 3 dynasties were ruling is known as Tamilkam region। Okay? नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि तमिलकम रीजन में कि कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, तो सिर्फ चेर नहीं है, चेर, चोल एंड पांड्य डायनेस्टीज वर रूलिंग इन तमिलकम रीजन। एंड व्हाट इज तमिलकम रीजन? द होल एरिया ऑफ सदर्न इंडिया
where these three dynasties were ruling is known as Tamilkam region. इसको आप बहुत ही स्पेसिफिकली दिमाग में बिठा लीजिए, अभी पेन पेपर पे लेके कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो. डोंट कंफ्यूज तमिलकम विद तमिलनाडु. Along with the Chol dynasty and Pandey dynasty. Chol dynasty and Pandey dynasty के साथ ये भी एक major dynasty थी तमिलकम region की, and they were also known as केरला पुत्र. उन्हें केरला पुत्र भी कहा जाता था. क्यों? क्योंकि इनका extensive expansion था केरला के region में. Now coming to Pandey dynasty. Pandey dynasty is known for its contribution to literature and trade. Again, trade बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पांड्या डायनेस्टी में भी, पर यहाँ पे एक अलग सा फीचर क्या देख रहे हैं हम, लिटरेचर में एक अलग सा फीचर आता है लिटरेचर का. तो पांड्या डायनेस्टी का मेजर रोल रहा है लिटरेचर को एक्सपैंड करने में, लिटरेचर को एडवांस लेवल में पहुंचाने में. पांड्या डायनेस्टी के जो वेरियस रूलर्स रहे हैं उन्होंने वेरियस स्कॉलर्स को, बहुत बेहतरीन स्कॉलर्स को, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वानों को पैट्रोनेज दिया है, जिसकी वजह से तमिल लिटरेचर का उदय और विकास हुआ है. Established maritime trade routes that connected South India with various regions. Again, जो पांड्या डायनेस्टी है उसमें भी जो ट्रेड रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं उसको हमारे इंडियन टेरिटरी को वेरियस अदर रीजन से, बाहरी दुनिया से, जहां से व्यापार विस्तृत लेवल पे हो रहा था पांड्या डायनेस्टी में भी. Now coming to economic aspects. अब now just look at this. ये जो पिक्चर मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए लगाई है, रोमन कॉइन्स फाउंड इन तमिलनाडु. ये जो कॉइन्स हैं ये वो रोमन कॉइन्स हैं जो तमिलनाडु में मिली है. अभी हमने देखा कि रोमन ट्रेड जो है एक प्रोमिनेंट फीचर है किसका, चे डायनेस्टी का. चे डायनेस्टी का जो व्यापार था वो रोमन एम्पायर के साथ बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे चल रहा था. तो हम तमिलनाडु के रीजन में इन कॉइन्स को पाया गया है, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी या इस टाइम पीरियड में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उनका एक बड़ा एक्सटेंसिव ट्रेड सिस्टम था रोमन एम्पायर के साथ. यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर जो दिखाते हैं कि ट्रेड जो था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो सिर्फ इसलिए नहीं था ताकि इकोनॉमी मेंटेन रहे, ताकि सिर्फ राज्यों की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती रहे, लोगों की डे टू डे नीड्स पूरी होती रहे, सिर्फ इसलिए ट्रेड एंड इकोनॉमी नहीं थी सदर्न इंडियन किंगडम्स में. इकोनॉमी के साथ ही कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए थे. वेरियस कल्चर्स वर एक्सचेंज्ड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन रीजन से भी बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए थे सदर्न इंडियन किंगडम्स में. ओके, कार्नेलियन बीड्स हम देख सकते हैं, डिजाइनर कार्नेलियन बीड्स हम देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट एक्स देख सकते हैं. एक्स का एक छोटा सा ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे एज अ ऑर्नामेंट या डेकोरेटिव पीस यूज किया जाता होगा, जो कि गोल्ड का बना हुआ है. गोल्ड पेंडेंट है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है. तो ये सब क्या दिखाते हैं कि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ लोगों के जीविकोपार्जन के लिए नहीं चल रही थी, अर्थव्यवस्था लोगों के जीविकोपार्जन के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच गई थी जहां पे ऑर्नामेंट्स भी बन रहे हैं, गोल्ड का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे यूज हम देख पाते हैं गोल्ड का. ये दिखाता है कि इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स कितना फ्लरिशिंग स्टेट में था सदर्न इंडियन किंगडम्स में. ओके, नाउ कमिंग टू रिलीजियस डेवलपमेंट. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, दिस वन एंड दिस वन एज वेल. ये पिक्चर जो है ये रथ टेम्पल की पिक्चर है. आप जाके आप गूगल पे आज सर्च करेंगे रथ टेम्पल के बारे में, एंड लाइव सेशन में मैं आपसे पूछूंगी आप में से किसी से भी कि आपने रथ टेम्पल के बारे में क्या पढ़ा है. आप देखिएगा रथ टेम्पल की पिक्चर्स को, उनके आर्किटेक्चर को और उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को, तब आपको ये रियलाइज होगा कि सदर्न इंडियन किंगडम्स जो थे उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उनका जो आर्टिस्टिक विजन था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही एडवांस्ड था. और जिस तरह का आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ है वहाँ पे, जिस तरह का निर्माण हुआ है वहाँ पे, वो बहुत ही यू कैन से ऑन एक्सटेंसिव लेवल तो हुआ ही, बड़े स्तर पे तो हुआ ही, बट इट्स ब्यूटिफुल, यू नो, इट्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल. यू कैन सी, आप खुद ही देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर टेम्पल का डिज़ाइन किया गया है, द थॉट बिहाइंड इट वुड हैव बीन सो ब्यूटिफुली क्रिएटिव. कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव थॉट रहा होगा. क्रिएटिव एंड इनोवेटिव ऑल्सो अलाइंड विद साइंटिफिक नॉलेज. आप ऐसे ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, यू नो, इट इन्वॉल्व साइंस कि कैसे कौन सी ईंट लगानी है, किस एंगल पे खड़ा करना है ईंटों को, कैसे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है.
ये सब साइंस का पार्ट आ जाता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। सो ये सारी चीजें हम सदर्न इंडियन किंगडम में देख पा रहे हैं। इंटीग्रेट डिजाइंस, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, मीनाक्षी टेम्पल का ये पिक्चर है। लुक एट द इंट्रिकेट डिजाइन ओवर हियर। ये जो रूफ टॉप पे जो डिजाइन्स दिख रही हैं आपको, आउटर वॉल पे जो डिजाइन्स दिख रही हैं, कितनी इंटीग्रेट है। अगर आप में से कोई भी सदर्न इंडिया गया है या आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो आप अपने उस एरिया के टेम्पल्स को देखिएगा। सदर्न इंडियन टेम्पल्स की एक खास बात है कि उनका जो आउटर वॉल है ना, उस पर बहुत ही महीन काम किया गया रहता है। महीन काम एज इन कि बहुत सारी डिजाइन्स बनी हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियां बाहरी सरफेस पे ही बनी हुई होती हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देती हैं पूरे टेम्पल स्ट्रक्चर को। These religious centers became hubs of learning, culture and influencing future generations. तो ये जो भी मंदिर हैं, जो मंदिर निर्माण हुआ है सदर्न इंडिया में, पहला तो उन्होंने हिंदुइज्म को स्प्रेड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मंदिरों को हम यूजुअली हिंदुइज्म से ही रिलेट करते हैं, इसलिए हिंदुइज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये सदर्न इंडियन किंगडम्स के टेम्पल्स ने। साथ ही साथ दे वर सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, कल्चर को प्रमोट किया जाता था, कल्चरल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाता था जनरेशंस में, और जो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो रहा है अभी तक। अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ का जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ वे मच डिफरेंट देन नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे मंदिरों को सिर्फ एक पूजा का स्थल की तरह ही ट्रीट नहीं करते हैं। इट इज सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर, लर्निंग, एजुकेशन, एवरीथिंग। इवन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है वहाँ पे टेम्पल्स की। बहुत सारी धन संपदा होती है टेम्पल्स के पास, और वो इस्तेमाल करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। किसी जगह पे कोई अगर आपको सोशल वेलफेयर का काम करना हो, उसमें मंदिरों का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है सदर्न इंडियन एरिया में। नाउ आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। अब हमने टेम्पल स्ट्रक्चर तो देख लिया, यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए हैं, जो आर्किटेक्चरल टेक्निक्स लगी हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सदर्न इंडिया में टेम्पल्स हैं, हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में कवर किया है, वो कौन से स्टाइल में बने हैं? द्रविडियन स्टाइल में। सदर्न इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बने हैं, वेयरएज नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो आपके नागर स्टाइल में बने हैं। अब सदर्न इंडियन टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? गोपुरम। यू कैन सी ओवर हियर। गोपुरम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ अलग तरीके का फीचर है, जो सिर्फ हमें सदर्न इंडियन टेम्पल्स में ही देखने को मिलता है, या फिर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलता है। अब ये गोपुरम है क्या? लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखें आप, इसका ऊपरी हिस्सा देखें। दिस सर्कुलर पार्ट विच यू कैन सी ओवर हियर, देख रहे हैं आप? ये सर्कुलर हिस्सा जो है, दिस पार्ट ओवर हियर राइट है, दिस होल पार्ट इज नोन एज गोपुरम। ये टेम्पल टॉप है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। टेम्पल टॉप इन सिलेंड्रिकल शेप फाउंड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज गोपुरम। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे नागा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, तो वहां पे आपको शिखर मिलेगा, अ कॉनिकल पीक। आप अपने आसपास के मंदिरों में देखें, जो भी नॉर्थ इंडियन रीजन से हैं, आपको अपने आसपास के मंदिरों में कोनिकल पीक मिलेगी, उसे शिखर कहते हैं हिंदी में, और इसे कहते हैं गोपुरम। द सिलेंड्रिकल टेम्पल टॉप इज नोन एज गोपुरम एंड इट इज स्पेसिफिकली फाउंड इन सदर्न इंडियन टेम्पल्स और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. Just look at this temple. The top of it is also cylindrical or circular. Now, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाला, जरूरी नहीं कि एकदम सिलेंड्रिकल शेप ही हो, थोड़ी सर्कुलर शेप भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है. तो द पॉइंट हियर इज कि इट वोंट बी कोनिकल, वो एकदम कोनिकल नहीं होगी, तीखा कोन नहीं बना होगा ऊपर, हमेशा सर्कुलर और सिलेंड्रिकल और ओवल शेप में ही होगा टेम्पल टॉप. ओके, नाउ कमिंग टू द फेज ऑफ डिक्लाइन. अब हमने देखा कि सदर्न इंडियन किंगडम्स जो थे वो बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड थे, कितनी अच्छी इकोनॉमी थी उनकी, कितना फ्लरिशिंग ट्रेड था उनका, सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही नहीं, बाहरी दुनिया से भी, वेस्टर्न कंट्रीज से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी, और सो टू से बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड था. गोल्ड कॉइन्स हमें दिखते हैं तमिलनाडु में रोमन एम्पायर के, जो ये दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ही फ्लरिशिंग और विस्तृत स्तर पे चल रही थी. फिर हमने टेम्पल्स को देखा, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस देखे हमने, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा था,
ऐसा नहीं था कि साइंस में या आर्ट एंड लिटरेचर में किसी भी तरह की कमी थी। हमने संगम एज देखा है कि संगम एज में कितने सारे टेक्स्ट लिखे गए, तो आर्ट एंड लिटरेचर भी बहुत एडवांस लेवल पे था। इतना कुछ होने के बाद भी किस तरह से डिक्लाइन हुआ है सदर्न इंडियन किंगडम्स का, और ऐसा क्यों हुआ है? प्रोमिनेंट रीजन इज, और द मेन रीजन इज फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरनल स्ट्राइफ। अब आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, मौर्यन एम्पायर से शुरू करिए। ये फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरनल स्ट्राइफ आपको एक कंसिस्टेंट फीचर दिखेगा मौर्यन एम्पायर में, गुप्ता एम्पायर में, और अब हम साउथ इंडियन किंगडम्स में भी देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैंने आपको बीच में एक बार रीजन बताया भी था, 2 सेकंड लेके सोच सकते हैं आप कि ऐसा क्यों है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्यों का विघटन जब होता है, जब उनका डिक्लाइन आता है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। व्हाई इज इट सो? ऐसा इसलिए है कि जब बड़ा साम्राज्य है, फैला हुआ एरिया है, बहुत बड़ा रीजन कवर कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, या तो आप रूलर्स की इनएफिशिएंसी से कह लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया की वजह से कह लीजिए, कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं, और अगर उन्हें कर्टेल नहीं किया गया टाइम पे, अगर उन्हें समय रहते रोका नहीं गया या सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो एंड रिजल्ट उनका होता है फॉरेन इन्वेजन्स। वही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इनवाइट करते हैं फॉरेन रूलर्स को आने के लिए, फॉरेन रूलर्स को, इन्वेडर्स को मौका मिल जाता है कमजोरी देख के, कि जब आंतरिक रूप से ही इतने मसले चल रहे हैं किसी साम्राज्य में, इतनी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, अगर आंतरिक मतभेद चल रहे हैं, तो जो इन्वेडर्स हैं, जो आक्रमणकारी हैं, उनको ये एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंट्रूड करने का, इन्वेड करने का, आपस में फूट डालने का। और कहीं पे एक बारी जब फूट पड़ जाती है, तो चाहे कितना बड़ा साम्राज्य हो या चाहे कितना ही मजबूत परिवार हो, दोनों ही टूट जाते हैं। हेंस इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इंटरनल समस्याओं को, चाहे वो फैमिली की हो या इस केस में हम देख सकते हैं एम्पायर्स की हो, बड़े बड़े साम्राज्यों की हो, अपनी इंटरनल समस्याओं को इंटरनली ही अपने स्तर पे सुलझा लेना चाहिए, उन्हें बाहर तक जाने नहीं देना चाहिए। तो इतिहास हमें सिर्फ साम्राज्यों के बारे में नहीं पढ़ा रहा है, वो हमें ये भी सिखा रहा है कि अपनी डे टू डे लाइफ में भी कुछ वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज वाई हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग, यू नो, दैट इज वाई इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल एंड इट इज रिलेटेबल एज वेल। मुझे नहीं पता कि ऐसे इतिहास को इस तरह से क्यों पढ़ाया गया है कि वो बस एक डेट्स और फैक्ट्स रखने वाला सब्जेक्ट बन के रह गया है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग once you start taking interest in it. It is a very contradictory statement. It is very interesting once you start taking interest in it. But अगर आप इतिहास को या हिस्ट्री को इस अप्रोच से पढ़ेंगे, तो आई थिंक इट विल बी मोर रिलेटेबल एंड easily understandable to you. So this was it for today's lecture. We'll meet in next lecture. Till then, keep